हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विषय में, जो कि रीड साइकोलॉजी की 3rd यूनिट में दिया गया है दोस्तों। साथ ही अन्य अध्यापक पात्रता परीक्षाओं के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी के अंदर इसमें से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, ये बड़ा आसान सा टॉपिक है और सामान्यतः व्यवहारिक प्रश्न जो हैं इसमें से पूछ लिए जाते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, क्या इसके कारण होते हैं और क्या इसका शैक्षिक महत्व है। तो चलिएगा शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों देखिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। अगर हम सामान्यतः देखें तो व्यक्तियों में कुछ ना कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। दो व्यक्ति जो हैं देखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनमें मानसिक तौर पर, वैचारिक तौर पर, संवेगों के आधार पर कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। रंग, रूप, आकार, इस प्रकार की विभिन्नताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। सामान्यतः हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। तो हम ऐसा कहेंगे कि मनुष्यों में पाई जाने वाली ये जो विभिन्नता है, मनुष्यों में पाई जाने वाली ये जो विभिन्नता है, उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के नाम से जानते हैं। दो जुड़वा भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते। हालांकि शक्ल देखने में हो सकता है वो आपको एक जैसे लगे, लेकिन आचार, विचार, व्यवहार कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी रूप में हमें कोई ना कोई विभिन्नता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, विचार, ये जो भी हैं, इनके पक्षों के आधार पर अगर कोई भिन्नता दिखाई देती है तो हम उसे व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता का विचार सबसे पहले कौन लाया था, तो ये विचार लाए थे गाल्टन महोदय ने। इस पे विचार किया था सबसे पहले और सन था 1879 का। 1879 के अंदर इन्होंने ये विचार प्रस्तुत किया था। इसके अलावा जेम्स ड्रेवर की बात करें, टाइलर की बात करें, स्किनर की बात करें, इन लोगों ने भी इस विषय में काफ़ी काम किया। केटल ने भी काफ़ी कार्य किया, 1890 के आसपास इन्होंने काम किया था और ये बताया कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक योग्यताएं समान न होकर के भिन्न भिन्न होती हैं। शारीरिक योग्यताएं और जो मानसिक योग्यताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। सभी की भिन्नताएं एक जैसी नहीं हुआ करती हैं। जैसे जैसे आगे आगे समय बढ़ता गया और ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं और सामने निकल करके आती चली गई। इसी मानसिक विकास को नापने के लिए जब अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया तो सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित करना शुरू किया गया और यही वो समय था जब सबसे पहले व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित किया गया था। हम लोगों को अलग अलग बांटना हमने स्टार्ट किया था। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं से हम ऐसा कह सकते हैं कि जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक जो अंतर पाया जाता है, एक व्यक्ति जो इन आधार पर दूसरे से भिन्न पाया जाता है, उसे ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न क्यों होती है, तो इसका सबसे मुख्य कारण होता है जेनेटिक, होता है वंशानुक्रम होता है, और दूसरा होता है वातावरण। यानी जो गुण, वंशानुक्रम का तात्पर्य होता है वे गुण जो हमें माता पिता से मिलते हैं, और केवल माता पिता से ही नहीं, पुरानी पीढ़ी से भी कई बार गुण आ जाते हैं। तो वे गुण, वे विशेषताएं जो माता पिता से हमें मिलती हैं, वंशानुक्रम में आती हैं, और जो एनवायरनमेंट का फर्क पड़ता है वो भी इसकी भिन्नता के रूप में ही जाना जाता है। वो भी इसका एक मुख्य कारण होता है। जैसे हम कहें, पहाड़ों पर जो लोग हमें देखने को मिलते हैं उनकी हाइट कम होती है, फेफड़े ज़्यादा मजबूत होते हैं। रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनका कलर, और पहाड़ों में या ठंडे प्रदेशों में लोगों का जो कलर है उनमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाई जाती है, जो कहीं ना कहीं वातावरण को प्रभावित करता है। वातावरण के कारण ही ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के पीछे जो दो मुख्य कारण हैं वो हमारे हैं। एक तो वंशानुक्रम है जो हमारा जेनेटिक रह गया, और दूसरा रह गया वातावरण। इन्हीं दो के द्वारा जो है व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न होती है। बात करते हैं एक परिभाषा के विषय में जो दी है टायलर ने। गाल्टन के बाद में इन्होंने भी इस विषय के ऊपर काफ़ी काम किया था। इनकी परिभाषा भी काफ़ी अच्छी है कि शरीर के रूप जैसा वह दिखता है, कलर, आकार, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि आदि पक्षों में पाई जाने वाली भिन्नता को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यानी शरीर का जो
मतलब डिफरेंस है, जो आकार है, जो कुछ बुद्धि का डिफरेंस है, स्मृति का डिफरेंस है, आदतों में जो भिन्नता पाई जाती है, उसी को टायलर व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। इसी के साथ एक और जो परिभाषा है वो स्किनर ने दी है। यहाँ पर इन्होंने एक और बहुत अच्छा शब्द जोड़ दिया है। व्यक्तिगत भिन्नता में व्यक्तित्व के वे सारे पहलू शामिल किए जाते हैं, यानी पर्सनैलिटी के वे सारे पहलू जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है। ये कहते हैं कि उन्हीं को हम शामिल करेंगे जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी व्यक्तित्व के ऐसे सारे पहलू जिनका मापन और मूल्यांकन किया जा सकता है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो परिभाषाएं हैं, एक तो टायलर की है और एक इनसे स्किनर की परिभाषा है जो पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर आपको जो पहचान रखनी है, स्किनर जो है मापन और मूल्यांकन की बात करते हैं, इसका कीवर्ड यही है, इसी से आप परिभाषाएं याद रख पाते हैं। जब भी आपको कोई परिभाषा याद करनी हो तो उस परिभाषा का एक कीवर्ड देख लीजिएगा और उस कीवर्ड को उस नाम के साथ में जोड़ लीजिएगा तो हमें ज़्यादा याद रहेगा। इसके बाद में हम बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, किस किस प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं शारीरिक आधार पर भिन्नता, यानी शरीर के आधार पर जो भिन्नता पाई जाती है। शारीरिक रचना जो है वो बाह्य रूप होता है हमारा। कुछ व्यक्ति गोरे हो सकते हैं, काले हो सकते हैं, लंबे, छोटे, दुबले, मोटे, इस प्रकार की जो बाह्य जो भिन्नता है वो हमें स्पष्टतः दिखाई देती है। बालक और बालिका का जो भेद है, पुरुष और स्त्री का जो भेद है, वो भेद भी इसी के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो शरीर के आधार पर ही भिन्नता है। अगला देखिएगा, बुद्धि के आधार पर किसी की बुद्धि कम है, किसी की बुद्धि ज़्यादा है। ये मानसिक दृष्टि से भिन्नता जो है उसको हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न बुद्धि के बालक हमें एक कक्षा में भी देखने को मिलते हैं। कुछ प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ मंदबुद्धि होते हैं, कुछ पिछड़े बालक होते हैं, किसी की IQ जो है 75 से कम होती है, किसी की 150 से भी ज़्यादा होती हैं। तो अलग अलग बुद्धि है, उसके आधार पर भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। उपलब्धि, यानी जो उपलब्धि पर जो परीक्षण हम लेते हैं उसमें जो उपलब्धि आती है, बालक का जो अचीवमेंट है उसके आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। व्यक्तित्व में तो वैसे आंतरिक और बाह्य आचार विचार के सारे पहलू आ जाते हैं। दो व्यक्तियों का व्यवहार कभी भी एक जैसा नहीं होता है। संवेगात्मक भिन्नता भी है, संवेगों में भिन्नता होती है। कुछ बालकों को गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कम आता है, किसी में भय ज़्यादा होता है, किसी में प्रेम ज़्यादा होता है। 14 संवेग जो हैं, ये 14 के 14 संवेग होते तो सारों में ही है। हमने पीछे पढ़ा था कि संवेगों की जो संख्या थी वो थी 14। ये 14 होते तो सारों में ही हैं, लेकिन किसी में इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है, उसके आधार पर भी संवेगात्मक भिन्नता पाई जाती है। सबकी वैचारिक शक्ति एक जैसी नहीं होती, सबके विचार एक जैसे नहीं होते, तो विचारों के आधार पर भी हमें भिन्नता देखने को मिलती है। रुचि के आधार पर भी, इंटरेस्ट किसी का खेल में होता है, किसी का मूवीज़ में हो सकता है। रुचि के साथ हम जोड़ सकते हैं अभिरुचि, अभिवृत्ति, है ना। किसी को खेलकूद पसंद है, सब्जेक्ट में भी बात करें, किसी को इंग्लिश पसंद है, किसी को हिंदी पसंद होती है, तो इस आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। लिंग के आधार पर भिन्नता की बात करें तो बालक और बालिका, पुरुष या स्त्री की अगर हम बात करें तो इस आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है। जैसे हम कहीं बालक की बात करें तो शारीरिक कार्य करने की जो क्षमता है वो बालक की बालिकाओं से थोड़ी ज़्यादा होती है, वहीं शारीरिक कार्य करने की क्षमता लड़कियों की कम होती है। और अगर हम बालक की बात करें, उनको कोई सुझाव दिए जाएं तो सुझावों को बालक बहुत जल्दी नहीं मानते हैं, लेकिन किसी के भी सुझावों का जो प्रभाव है वो बालिकाओं पर ज़्यादा पड़ता है। इमोशनल होती हैं, इसलिए जल्दी ही कहना मान लेती हैं। विषय की बात करें तो बालक जो हैं वो बालिकाओं की अपेक्षाकृत बात कर रहे हैं, गणित और साइंस के अंदर थोड़े से श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन जो बालिकाएं हैं वो लैंग्वेज उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, जो हैंड राइटिंग है वो उनकी ज़्यादा बढ़िया होती है। तो लिंग के आधार पर भी इस प्रकार की भिन्नताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। इसके बाद में हम बात करें कि व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं जिनसे व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है, यानी दो व्यक्ति भिन्न क्यों होते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी वंशानुक्रम या फिर आनुवांशिकता, जेनेटिक्स की बात की, यानी जो गुण हमें माता पिता से मिले हैं वो इसका मुख्य कारण होते हैं, जिसमें रूसो, पियर्सन, टर्मन, गाल्टन, इन सभी के नाम आते हैं कि हमें जो माता पिता से जीन्स जो मिलते हैं तो हमारे रंग रूप भी काफ़ी हद तक उनके साथ में मिलते जुलते होते ही हैं, ये काफ़ी विशेषताएं होती हैं।
तो ऐसा नहीं है कि समानता हो, कई बार माता पिता से कुछ भिन्न संतानें भी हो जाती हैं, कई बार माता पिता के विपरीत भी हो जाती हैं, और ऐसा भी मिलता है कि कई बार माता पिता के बजाय दादा दादी या उनसे पीछे के भी किसी व्यक्ति के जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं। ये जो सारे प्रभाव रहेंगे ये जेनेटिक्स होते हैं। दूसरी हम बात करें कि वातावरण जो है मुख्य कारक होता है। व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में रहता है उसी प्रकार का वो व्यवहार करना शुरू कर देता है। जैसे ठंडे स्थानों की हम बात करें तो लंबे होते हैं, बलवान होते हैं, थोड़े फुर्तीले भी होते हैं, लेकिन वहीं गर्म स्थानों की बात करें तो थोड़े से उस गर्मी के कारण उनमें आलस पाया जाता है, तो ये भी एक मुख्य कारण उसका हो जाता है। इसके अलावा लिंग भेद की बात हम कर चुके हैं कि बालक और बालिका होने के कारण ही वो जन्मजात हैं, उसी के कारण उनमें भेद पाया जाता है। वैसे भी ये जो लिंग भेद है वो शारीरिक में ही आता है। जाति प्रजाति, हम कौन सी जाति के हैं, हम कौन सी प्रजाति के हैं, जिस जाति प्रजाति देश के होते हैं उसी प्रकार के जो हैं कानून है, जो नियम है, विश्वास है, रीति रिवाज हैं, हम उनको मानते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है भिन्नता पाई जाती हैं। जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख हैं, तो उनके रहन सहन, पहनावे, रीति व्यवहार में भी भिन्नता पाई जाती है। तो ये इसके कारण भी, क्योंकि वो जो हैं वो रीति रिवाज वही अपना रहे हैं जो उनके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण बनते हैं। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, अलग अलग आयु के बालकों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती हैं, बुद्धि के आधार पर भी होती हैं। इसके अलावा जो मुख्य कारण है शिक्षा और जो इकोनॉमिकल कंडीशन है उसका भी बहुत बड़ा योगदान होता है व्यक्तिगत विभिन्नता के अंदर। शिक्षित व्यक्ति जो है वो अशिक्षित व्यक्ति से बिल्कुल अलग दिखाई देगा, उसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं वो शिक्षित बालक से अलग होती हैं अशिक्षित के अंदर। उसी प्रकार से आर्थिक स्थिति के आधार पर भी, क्योंकि आर्थिक के ऊपर ही सारा कुछ देखिए डिपेंड करता है। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, खाना पीना अच्छा मिलेगा तो शरीर उसका अच्छा होगा, विकास अच्छा होगा। जिसको कम मिला है, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो उसका विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता, जो भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण बनता है। तो ये कुछ एक कारण थे जो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं, इनसे व्यक्तिगत विभिन्नता प्रभावित होती है। इसके अलावा देखिए मैच्योरिटी है, सामाजिक दशा जो है, देश है, काफ़ी सारे ऐसे कारण होते हैं जिनसे व्यक्तिगत विभिन्नता आती हैं। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, जनरल सी बातें हैं, हम सभी जानते हैं कि दो व्यक्ति भिन्न किस किस कारण से हो सकते हैं। इसके बाद में हम बात करें तो इनका शैक्षिक महत्व क्या है। ये तो देखिए सबसे पहली बात कि इन्हीं व्यक्तिगत भेद के आधार पर शिक्षा दी जा सकती है। सबसे मुख्य बात तो यही है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा दी जा सकती हैं। जैसे जो एक क्वालिटी के बालक है, जैसे मंदबुद्धि बालक या जो प्रतिभाशाली बालक है, उनको अलग अलग बांट करके भी हम उनको भिन्नता के आधार पर जो है शिक्षा दे सकते हैं। उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी स्पीड के हिसाब से ही उनको होमवर्क दिया जा सकता है और उन्हीं के आधार पर व्यक्तिगत शिक्षण भी संभव है कि अगर कोई प्रतिभाशाली है तो उसको व्यक्तिगत शिक्षण देना होता है, और कोई पिछड़ा बालक है तो भी उसको देना होता है। और छात्र वर्गीकरण की ये सबसे नवीन विधि भी है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर बांट देना। पहले इस आधार पर नहीं बांटा जाता था, और इसी कारण से कक्षा का आकार जो है वो सीमित होता चला गया। और शिक्षण पद्धतियों में भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्या था, हम एक ही लाठी से सबको हाँकते थे, यानी एक ही विधि से सबको पढ़ाया जाता था। लेकिन अगर व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार के बालक हैं, तो उनके लिए टीचिंग मेथड्स भी हैं वो अलग अलग हमें लगाने पड़ेंगे, और उसी हिसाब से हमें उनको व्यावसायिक निर्देशन हम दे सकते हैं। तो हम देख सकते हैं शिक्षा के अंदर उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये व्यक्तिगत विभिन्नता शिक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये बच्चों को डिवाइड करता है, एक तार्किक ढंग से उनको बांटता है, और तार्किक ढंग से ही हम उसके हिसाब से शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने बात की व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसे कहते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, किससे ये प्रभावित होती हैं, और इनका शैक्षिक महत्व क्या है। इस क्लास की PDF आपको हमेशा की तरह हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट tulyars.in पर मिल जाएगी। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी एंड्रॉयड ऐप को इंस्टॉल करना, और बहुत अच्छे टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल है बहुत ही लो कॉस्ट पर। अगली क्लास में हम रीड के अगले टॉपिक की बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इसे अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थैंक यू वेरी मच।